बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनग्राम्स एंड यूनिग्राम्स डिस्कस करेंगे एनएलपी के हवाले से। तो अर्ली लैंग्वेज मॉडल्स कैसे थे, जहां से बात शुरू हुई 1966 से। तो अर्ली अप्रोचेस टू एनएलपी इन्वॉल्व्ड हैंड क्राफ्टेड रूल्स एंड लिंग्विस्टिक पैटर्न्स। जो एनएलपी की इब्तिदा हुई थी ना, वो रूल्स बेस्ड प्रोसेसिंग से हुई, जहाँ पे हम रूल्स बनाते थे, ग्रामर को इन्वॉल्व करते थे, डिक्शनरी और लेक्सिकॉन को इन्वॉल्व करते थे। ठीक है, और फिर फैसला करते थे या समझते थे कि जो बात कही गई है वो क्या है। तो इसका जो पहला सिस्टम था हमारे पास, एलिजा था 1966 में। दीज वर सिंपल सिस्टम दैट रिलाइड हैवीली ऑन ग्रामर रूल्स, लेक्सिकॉन्स एंड डिक्शनरीज। लेकिन सवाल यही पैदा होता है ना कि हम कितने रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, कितने रूल्स हम बना सकते हैं। अब एक लैंग्वेज जो बोली जाती है, आपको पता है कि उसमें जिद्दत कैसे आती है, जब अल्फाज को हम नए नए तरीकों से अदा करते हैं, नई नई पोएम्स बनती हैं, नई नई नज़में बनती हैं, नया नया नसर क्रिएट होता है। तो ये खूबसूरती जो है जबान की, वो तो इस तरह से रूल बनाने से तो कवर नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है। तो ये जो एलिजा 1966 में चैटबॉट आया था, वो क्या करता था, पैटर्न मैच करता था और कन्वर्सेशन करने की कोशिश करता था। तो वो इस तरह का था, जैसे यहाँ बताए, आई फील अनहैप्पी, व्हाई डू यू फील अनहैप्पी, बिकॉज आई एम हैविंग अ बैड डे, व्हाई डू यू से यू आर हैविंग अ बैड डे। इस तरह की इस कन्वर्सेशन वगैरह होती थी। अच्छा जनाब, तो अब जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, अगर उसकी इब्तिदा को आप समझना चाहें, तो उसकी इब्तिदा बिल्कुल बेसिक जो है वो एन ग्राम मॉडल्स। एन ग्राम मॉडल्स आर स्टेटिस्टिकल मॉडल यूज इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और आपको पता है कि मशीन लर्निंग की जो बुनियाद है वो स्टेटिस्टिक्स। तो एन ग्राम मॉडल्स जो है, ये बिल्कुल इब्तिदान जो स्टेटिस्टिकल मॉडल्स यूज हुए नेचुरल लैंग्वेज में, जो कि आज फिर जाके लैंग्वेज मॉडल्स की बुनियाद बने हैं, बहुत यानी कि बेसिक बुनियाद, तो वो ये एन ग्राम मॉडल्स है। टू ब्रेक डाउन टेक्स्ट इनटू कंटीग्युअस सीक्वेंस ऑफ एन आइटम्स, टिपिकली वर्ड्स और कैरेक्टर्स। ये क्या करते हैं, ये एनालाइज करते हैं आपकी लैंग्वेज को इन टर्म्स ऑफ कंटीग्युअस सीक्वेंसेस, यानी आपस में मिली हुई वर्ड्स की सीक्वेंसेस, यानी किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आ सकता है, तो अब किस किस तरह से चीजें लिखी गई, बोली गई। तो वो अगर हम जमा कर लें और उनको एनालाइज करें, तो हम हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन सी चीजें किन चीजों के साथ इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, और ये जो कंटीग्युअस सीक्वेंसेस हैं, ये वर्ड्स के लिए भी हम काम कर सकते हैं और कैरेक्टर्स के लिए भी काम कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एन एन ग्राम इज अ कंटीग्युअस सीक्वेंस ऑफ एन आइटम्स, वर्ड्स या कैरेक्टर्स। और ये एन आइटम्स डिटरमिन करते हैं कि आप कितने वर्ड्स को एनालाइज कर रहे हैं, उनकी संगत को, उनके एक साथ होने को, कितने वर्ड्स को लेकर आप एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज बैग ऑफ एन ग्राम्स। तो ये एन ग्राम्स, एन ग्राम यानी बाई ग्राम, ट्राई ग्राम, 4 ग्राम, इनके जो सीक्वेंसेस है ना, उसका जो बैग है, वो ये कहलाता है बैग ऑफ एन ग्राम्स। ये टर्म ली गई है बैग ऑफ वर्ड्स से, जो हम अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। उसमें क्या होता था, हर वर्ड एक अपने इंडिविजुअल तौर पे एनालाइज होता था। ठीक है, तो वो बैग ऑफ वर्ड्स था। लेकिन यहाँ पे बैग ऑफ 4 वर्ड्स, फोर वर्ड्स का बैग बना दिया गया है। जैसे यहाँ तस्वीर में देखें, यूनिग्राम क्या है कि हर वर्ड जो है वो एक सेपरेट तौर पे देखा जा रहा है। बाईग्राम में दो दो वर्ड्स की संगत, उसका साथ में होना, ये हम देख रहे हैं। और इस तरह ट्राइग्राम में थ्री थ्री वर्ड्स। ठीक है, कौन सा वर्ड किसके साथ आ सकता है। ठीक है, तो ये चीजें बाईग्राम और ट्राइग्राम में ज्यादा क्लियर नजर आ रही। तो यूनिग्राम तो इंडिविजुअल वर्ड्स हो गए, बाईग्राम में पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव वर्ड्स एक साथ आ सकते हैं, ट्राइग्राम में ट्रिपलेट्स ऑफ कंसेक्यूटिव वर्ड थ्री थ्री के। और फिर इस तरह से आप बढ़ते चले जाए तो हायर ऑर्डर एन ग्राम्स वजूद में आते रहेंगे, कैन एक्सटेंड टू एनी नंबर एन, फॉर एग्जाम्पल 4 ग्राम, 5 ग्राम वगैरह। These models are based on the assumption that language can be modeled as a sequence of n-grams। ये जो मॉडल्स हैं, ये इस बुनियाद पर, इस नजरिए पर बेस करते हैं कि वर्ड्स जो होते हैं ना, वो मॉडल किए जा सकते हैं सीक्वेंस में, सीक्वेंस ऑफ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में तौर पे एनालाइज किए जा सकते हैं ग्रुपिंग के साथ, बाईग्राम्स और ट्राईग्राम्स, वेयर ईच वर्ड डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रीवियस फ्यू वर्ड्स। इस मेथड या मॉडल से फायदा क्या हुआ कि जो लोकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ड्स और उसकी रिलेशनशिप है, वो हम कैप्चर कर सकते हैं, कौन सा वर्ड किसके साथ आ सकता है, प्रोवाइडिंग अ मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्सचुअल डाटा। तो जो टेक्स्ट डाटा है उसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकेगी, कौन सा वर्ड किसके साथ आ सकता है, एज कम्पेयर टू सिंपलर मॉडल लाइक बैग ऑफ वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड्स में क्या होता था, ये देखिए, ये आपका कॉर्पस है। कॉर्पस में आपके पास सपोज करो ये डॉक्यूमेंट है, आई लव एनएलपी। डॉक्यूमेंट नंबर 2, एनएलपी इज फन। वोकेबलरी में आपके पास आ गया, आई लव एनएलपी इज फन, क्योंकि लव ये एनएलपी 2 दफा आ रहा है ना, तो इसमें अब बैग ऑफ वर्ड में डॉक्यूमेंट नंबर 1 को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया, इसमें आई भी आ रहा है, लव भी 1, एनएलपी भी 1, इस नहीं आ रहा, फन भी नहीं आ रहा, तो 0 0। और इसमें एनएलपी इस फन आ रहा है, तो ये 3 1 है, और ये तो ये होता था बैग ऑफ वर्ड्स, जिसमें हम क्या करते थे कि वर्ड्स को एक वेक्टर में, न्यूमेरिक वेक्टर में रिप्रेजेंट कर देते थे। तो एन ग्राम मॉडल की एप्लीकेशंस क्या है, ऑटो कंप्लीट, कोई सीक्वेंस चल रही है, आपको पता है कि अब इसमें नेक्स्ट आने वाला वर्ड क्या होगा,
जैसे हमसे कोई कन्वर्सेशन कर रहा हो तो एकदम से रुकता है, सोचने लगता है, हम फौरन अगला वर्ड बोल देते हैं कि तुम ये बोलना चाह रहे हो ना, तुम्हारी मुराद ये है। ये चीज है कि आप नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगला आने वाला वर्ड जो है वो क्या है, क्योंकि हम लैंग्वेज सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमें पता है कि ये नेक्स्ट वर्ड इसका क्या होगा। तो ये कितना ज्यादा मिलता हुआ है नेचुरल हमारे सिनेरियो से, कितना ज्यादा ये एनग्राम मॉडलिंग जो है वो हमारे जो रूटीन हमारा है, जो बोलना लिखना, इससे कितना मिलता हुआ है। ये हमारे रूटीन में है कि कोई बोलते बोलते रुके तो अगला वर्ड प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है ना। तो स्पेल चेकिंग इसी तरह से, अगर कैरेक्टर वाइज एनालाइज कर रहे हैं आप, कैरेक्टर वाइज कर रहे हैं, तो ये भी चीज कितना आपको वो देगी मौका कि आप अगला जो लेटर्स हैं वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मशीन ट्रांसलेशन, जब आपको पता है कि एक लैंग्वेज से आप दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उस लैंग्वेज में किस तरह से कौन सा वर्ड कैसे बोला जाता है, तो टारगेट लैंग्वेज कि अगर आपके पास एनग्रामिंग हुई हुई है तो आप बहुत आसानी से ट्रांसलेशन अचीव कर सकते हैं। इसी तरह से स्पीच को भी रिकॉग्नाइज करने में आपको बहुत तेजी के साथ इसमें मौका मिलेगा, एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये अगर कुछ बात समझ में नहीं भी आ रही, लेकिन आप उसका मफहूम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो वर्ड है इसके बाद क्या वर्ड आ सकता है। कैप्चर्स लोकल कॉन्टेक्स्ट, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे नॉट गुड, ये बाईग्राम में अगर हम एनालाइज करें हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, एक निगेटिव सेंटीमेंट है। लेकिन यूनिग्राम में नॉट अलग है, गुड अलग है, तो ये कैप्चर नहीं कर सकता कॉन्टेक्स्ट। तो इट रिटेन्स सिक्वेंशियल रिलेशनशिप्स बिटवीन वर्ड्स इंप्रूविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रेजेस। तो एन ग्राम का मतलब ही दरअसल ये है कि फ्रेजेस, एक से ज्यादा वर्ड्स की कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। लेकिन इब्तिदा हम उसको यूनिग्राम से जरूर करेंगे, लेकिन मकसूद यूनिग्राम नहीं है। इम्प्रूव टेक्स्ट एनालिसिस इनहांसेस टास्क लाइक सेंटिमेंट एनालिसिस बाय रिकॉग्नाइजिंग कॉन्टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकेंगे अगर आप फ्रेजेस की शक्ल में देखें। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट भी आप उस चीज का कैप्चर कर सकेंगे, उसके मायने और ये कि कहाँ पर वो इस्तेमाल हो रहा है, और उसको अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर एनग्राम्स में, कि एन की वैल्यू चेंज करते जाइए और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते जाइए। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि फीचर स्पेसेस बढ़ती चली जाएंगी। यूनिग्राम है तो जो वोकेबलरी सपोज करें 10,000 वही रहेगी, लेकिन बाईग्राम्स में फिर हर पॉसिबल वर्ड्स की कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो वो बी स्क्वायर, और ट्राईग्राम में हर पॉसिबल की देखेंगे आप तीन तीन वर्ड्स की, तो फिर वो बी क्यूब हो जाएगी। तो अगर 10,000 से बात शुरू की है तो फीचर्स जो है इंक्रीज होकर यहाँ पे देखें, ट्राईग्राम में 1 ट्रिलियन हो गए, तो फिर 4 ग्राम 5 ग्राम, तो फिर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, और कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट भी फिर आपको ज्यादा चाहिए होंगी, हैवी कंप्यूटर्स चाहिए होंगे। और इसके अलावा डिसएडवांटेजेस में क्या है, ओवरफिटिंग रिस्क है। विद मेनी फीचर्स फ्रॉम हायर ऑर्डर एंड ग्राम्स मॉडल्स में ओवरफिट टू द ट्रेनिंग डाटा, रिड्यूसिंग जनरलाइजेशन टू न्यू डाटा। यानी जो चीजें आपने एनालाइज की हैं उसी से आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो कोई नई चीज का जो है वो इंट्रोड्यूस होना आना वो बड़ा इसको आपके मॉडल को जो है मुश्किल कर देगा। सेंसिटिविटी टू डबल ओवी वर्ड्स, यानी आउट ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स। आउट ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स आर वर्ड्स दैट अपीयर इन द टेस्ट डाटा बट वर नॉट सीन इन द ट्रेनिंग डाटा। वो वर्ड्स जो कि टेस्टिंग के वक्त तो आए हैं लेकिन ट्रेनिंग के वक्त नहीं थे, दे आर नॉट इन द मॉडल्स वोकेबलरी। तो जैसे नए नए वर्ड्स आते चले जा रहे हैं ना, सेल्फी पहले तो नहीं था इंग्लिश में, ब्लॉगिंग, वी लॉगिंग, तो ये सारी चीजें, अब नए नए वर्ड्स आते चले जा रहे हैं। तो अब ये क्या है, आपका ये जो एनग्राम है सेंसिटिव है डबल ओवी वर्ड्स का, ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इफ अ न्यू वर्ड अपीयर्स इन द टेस्ट डाटा that hasn't seen before in the training data, ngrams may not be able to handle it well, leading to lower accuracy। तो जो नए वर्ड्स हैं उनके लिए एक्यूरेसी लो हो जाएगी। आइए अब हम यूनिग्राम की तरफ चलते हैं, क्योंकि यूनिग्राम जो है ना ये हमारा एक बेस सिस्टम है, और इस बेस सिस्टम की मदद से फिर हम बाईग्राम और ट्राईग्राम को एनालाइज करते हैं। तो यूनिग्राम मॉडल क्या है, ये सिंपलेस्ट एन ग्राम स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, क्योंकि एन ग्राम है ही स्टेटिस्टिकल, उससे पहले तो रूल बेस्ड होती थी एनएलपी, दैट असाइंस प्रोबेबिलिटीज टू इंडिविजुअल वर्ड्स इन अ सीक्वेंस अज्यूमिंग दैट ईच वर्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। तो यूनिग्राम से हम इब्तिदा करेंगे और यूनिग्राम में हर वर्ड को इंडिविजुअल लिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि यूनिग्राम में एन की वैल्यू 1 है, और आपको पता है कि एनग्राम की तो खूबसूरती ये है कि वो फ्रेजेस में एनालाइज करता है। तो फिर ये 1 का क्या मतलब है, इसलिए कि ये बेस लाइन के तौर पर इस्तेमाल हो, ताकि जब हम बाईग्राम ट्राईग्राम पढ़ें तो हमें पता चले कि उनकी फजीलत क्या है। ये उसी वक्त हो सकता है जब हम 1 से बात शुरू करें। तो दिस सिस्टम इज रियरली यूज्ड अलोन, ये अकेले इस्तेमाल नहीं हुआ है कभी, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए है। तो वर्किंग ऑफ यूनिग्राम मॉडल, टोकनाइजेशन, सबसे पहले आप वर्ड्स को तोड़ेंगे इंडिविजुअल वर्ड्स में, उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये है कि काउंट ऑफ वर्ड फला, कोई भी जो वर्ड है उसको पहले आप काउंट करें और उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स से। ठीक है, जितने वर्ड्स आप एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें वो पर्टिकुलर वर्ड की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये इसका फॉर्मूला है सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का, और उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन है बाय डिवाइडिंग इट्स फ्रीक्वेंसी बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द टेक्स्ट। मिसाल के तौर पे द कैट सेट ऑन द मैट। ठीक है, अब इसमें हर वर्ड को आपने काउंट कर लिया, तो दा का निकला काउंट 2, बाकी सबका 1 निकला, तो टोटल आपके पास जो वर्ड्स हैं वो 6 हैं।
तो आपके पास डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा और दा की प्रोबेबिलिटी 2/6 हो जाएगी। ठीक है। अब द कैट सेट में निकालना चाहता हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी, तो दा की 0.333 और उसकी बाकियों की 0.167 है, तो ये टोटल इस सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी ये आ गई। तो इस तरह से आपने इसको डिवाइड करके लिख दिया। तो बहुत ही सिंपल है ये। तो यूनिग्राम ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तो टर्म फ्रीक्वेंसी की तरह है। हाँ, काफी हद तक ऐसे ही है, क्योंकि काउंट्स वर्ड फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड को काउंट करते हैं। नॉर्मलाइजेशन, जी हाँ, उसमें आप डिवाइड कर रहे हैं टोटल कॉर्पस साइज से यूनिग्राम में, उसमें डॉक्यूमेंट के साइज से डिवाइड कर रहे हैं आप। अच्छा, और यूज्ड इन, ये यूज होता है लैंग्वेज मॉडलिंग में। लैंग्वेज मॉडल्स जो है उसमें ही इसका इस्तेमाल है, जबकि ये टर्म फ्रीक्वेंसी जो है वो TF IDF फॉर्मूले में इस्तेमाल होती है। तो फीचर एक्सट्रैक्शन में, फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि किसी टेक्स्ट को जो है आप नंबर्स में कन्वर्ट करें ताकि एक मशीन लर्निंग मॉडल उसको समझ सके।